गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुनाई। हाँ, गुड मॉर्निंग। सभी कैमरा ऑन रखो प्लीज। चंदना घोष, कैमरा ऑन रखो। यूसुफ शेख, द्वीपायन, कैमरा ऑन रखो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ठीक है, सबको दिखाई दे रहे ठीक से? ओके, चलो। आज का ASM यम खत्री, कैमरा ऑन कर लो। आज का डेट है 27। ठीक है, अच्छा। लास्ट क्लास में हम बेंडिंग इक्वेशन प्रूव किए थे। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन, अर्णव रॉय। ओके, सभी कैमरा ऑन रखना। ठीक है, कैमरा ऑन रखना। ऑन नहीं है कैमरा, कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, दिखाई दे रहे सबको क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है किसी को? हेलो, हेलो। ओके, हाँ अब देखो, अब क्लियर आएगा। ठीक है, चलो। बेंडिंग इक्वेशन क्या था? m by I is equal to sigma b by y max is equal to e by r। ये वाला इक्वेशन हम प्रूव किए थे कल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छी तरह से हम इसका नोट्स और लेक्चर जो वीडियो है था रिकॉर्डेड, वो सब गूगल क्लासरूम में अपलोड किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर एम मतलब बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, वाई मतलब द डिस्टेंस of the extreme layer of the fiber of the beam section from the neutral axis, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर दिखे हैं। अब देखो, ये जो एम है इसे क्या कहते हैं? बेंड। हाँ बोलो, देखो। हाँ बोल रहे हैं, एम मतलब है बेंडिंग मोमेंट, आई मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बी मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, वाई मैक्स मतलब द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द बीम सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहाँ पर एम जो है, एम को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट। अब देखो, पिछले दिन लास्ट क्लास में हम ये प्रूफ भी किए थे, हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला जो प्रूफ किए थे ना, ये वाला सेक्शन वीडियो में देख लेना। ये हमने पिछले लास्ट क्लास में ये प्रूफ किए हैं, ये वाला इक्वेशन। देखो यहाँ पर हम एक एक्सट्रीम सॉरी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किए थे, जिसका एरिया हमने यहाँ पर लिए थे DA। अब DA का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के ऊपर, उस फोर्स को डेल्टा एफ हम कंसीडर किए थे। और डेल्टा एफ इक्वल टू सिग्मा बी इंटू DA। अब डेल्टा एफ एक एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए और बहुत सारा एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए हम एक कंसीडर किए थे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा मतलब मोमेंट मोमेंट लिए थे, फोर्स का मोमेंट लिए थे एलिमेंट्री स्ट्रिप का, उस मोमेंट को हर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का कंसीडर किए थे इंटीग्रेशन में अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल एक्सिस। तब डेल्टा एम का इंटीग्रेशन करके एम मिला था।
ठीक है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट। आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट किसे कहते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिंग मोमेंट, देखो क्या है इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। ड्यू टू प्योर बेंडिंग किसी भी लेयर पर लेयर जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है उसमें एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई होता है, और नीचे वाला लेयर में एक टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई होता है। और ड्यू टू दिस टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कुछ फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो रहा था। जो फोर्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं, ये जो देखो, ये जो फोर्स यहाँ पर, जो फोर्स यहाँ पर ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस, एक फोर्स अप्लाई हो रहा था। इस फोर्स को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब मोमेंट लेने के बाद, जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम रेजिस्टिंग मोमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिस फोर्स विल हैव मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, द टोटल मोमेंट ऑफ दिस forces about neutral axis for a section is known as moment of resistance or resisting moment of that section. Okay, clear हुआ? कमेंट पर बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट पर बोलो ओके सर, और अगर कोई डाउट हो तो बोलो फिर से बोलिए, रिपीट बोलिए, कमेंट पर बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, कमेंट पर लिखो ना, क्लियर हुआ, कमेंट पर लिखो प्लीज, अगर कोई डाउट हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन क्या है। ये जो सिंपल बेंडिंग है, ये सिंपल बेंडिंग का कंडीशन क्या है। देखो हम ये इक्वेशन किए हैं m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा b बाई वाई इज इक्वल टू e बाई आर। ये जो यहाँ पर इक्वेशन हमने किए हैं ना, इस इक्वेशन में जो बेंडिंग मोमेंट होता है, मतलब m, ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स हमने तो किए हैं पिछले सेमेस्टर में। तो हमको पता है कि शेयर फोर्स जहां पर जीरो होता है, मतलब उसी जगह पर शेयर फोर्स जीरो होता है जिस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये है कंडीशन। इन प्रैक्टिकल केस कंडीशन क्या है, किसी सेक्शन पर सब जगह पर शेयर फोर्स जीरो नहीं होता, कुछ वेरी भी होता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ द बीम सेक्शन। जिस जगह पर, हम फिर से रिपीट करते हैं, जिस जगह पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है उस जगह पर शेयर फोर्स जीरो होता है। ठीक है, ठीक है, शेयर फोर्स इज जीरो एट ए सेक्शन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, यही है कंडीशन। ठीक है, मतलब वो जो सेक्शन है उस बीम सेक्शन का जो वो बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे इसके ऊपर बेस करके, ये कंडीशन है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है और एक छोटा सा नोट्स है, ये तो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ये पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन मॉड्यूलस। सेक्शन मॉड्यूलस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ये क्या है, इसका रेशियो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द लेयर और एक्सट्रीम लेयर ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट मींस वाई मैक्स। मतलब यहाँ पर हमने जो एक कंसीडर किए थे ना, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का मतलब जेड, अगर इस सेक्शन को निकालेंगे, जेड मतलब क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस। जेड का मतलब क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस। ये जो सेक्शन है इस बीम का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिवाइडेड बाय वाई मैक्स कहाँ होगा, हमने तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप किए लिए थे। जब वाई मैक्स होगा तब एक्सट्रीम पोर्शन और ऑफ द लेयर, मतलब यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर होगा, इस जगह पर, ये है वाई मैक्स। ठीक है, ये है वाई मैक्स, ये है वाई मैक्स। तो फिर ये सेक्शन मॉड्यूलस का डेफिनेशन क्या होगा, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
of a section about neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis. outermost layer मतलब ये जो नीचे वाला जो लेयर होगा, या फिर ये नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ, आउटर मोस्ट लेयर जो होगा उसका डिस्टेंस मतलब वाई मैक्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर इसका डेप्थ अगर डी है तो फिर वाई मैक्स का वैल्यू आएगा d/2, यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक d/2 होगा। ठीक है, और आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, बीम सेक्शन। यही है तुम्हारा z का वैल्यू। हमें पता है m/i इज इक्वल टू, हमें बेंडिंग फॉर्मूला से पता है m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू e/r। तो फिर इस इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू i/y। मतलब m इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड। हमें पता है i/y इज इक्वल टू जेड सेक्शन मॉड्यूलस। ये सेक्शन मॉड्यूलस जेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डिजाइन द बीम सेक्शन। दैट मीन्स ए बीम कैन कैरी ए लोड which is permissible or not, it depends on this z section modulus। अगर इसका मतलब क्या है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब किसी भी बीम है, सोचो कि ये वाला जो बीम है, कहाँ गए, सोचो यहाँ पर एक बीम है, ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम, एक लोड, यहाँ पर जो लोड अप्लाई होगा, ये लोड ये बीम कैरी कर पाएगा या फिर नहीं, इसका जो डिजाइन बनाया जाएगा क्रॉस सेक्शन का, वो डिपेंड करता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है सेक्शन मॉड्यूलस जेड के ऊपर। जेड इज इक्वल टू i/y मैक्स। ठीक है, ये कैसे डिपेंड होता है ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी में। जस्ट यहाँ पर डेफिनेशन क्या है सेक्शन मॉड्यूलस का, ये बताओ समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो बताओ। z इज इक्वल टू i/y मैक्स। y मैक्स क्या है, द एक्सट्रीम लेयर का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम सेक्शन। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा कमेंट पे बताओ। हेलो, सुनाई दिया? हेलो, रिस्पॉन्स करो, कहाँ गए सब? अर्णब रॉय, हाँ ठीक है, क्लियर क्लियर, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ये है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन। जो हमने यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर जो बीम सेक्शन है, ये बीम सेक्शन जो लोड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये लोड उसे कैरी कर पाएगा या फिर नहीं, या फिर ये बीम टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर कुछ डिस्टॉर्शन होगा, जो भी है, इसे डिजाइन करने में इसका जेड का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ बीम सेक्शन का डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम का डिफरेंट काइंड ऑफ जेड होता है, मतलब सेक्शन मॉडुलस होता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमें पता है सिग्मा बी इज इक्वल टू m/i इंटू वाई। ठीक है, हमें पता है कि जो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट क्या है, जो मतलब जिस फाइबर को हम कंसीडर किए हैं उस फाइबर का बेंडिंग मोमेंट है। हमें ये पता है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस और मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस के जो वैल्यू है उसके एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, ये जो मैक्सिमम सिग्मा है, सिग्मा मैक्स, जो इसका वैल्यू होगा सिग्मा बी का वैल्यू वही सिग्मा मैक्स है, ये लेस देन इक्वल टू होगा सिग्मा परमिसिबल, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस के लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। मतलब क्या है, हमें पता है सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू m/i इंटू वाई, मतलब m/i इंटू वाई लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब बेंडिंग परमिसिबल स्ट्रेस। देखो यहाँ पर m का मतलब है क्या, m का मतलब है मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सेक्शन। मतलब ये जो बीम का, मतलब ये जो बीम है, हमें ये इक्वेशन हमने किए थे ना,
ये जो इक्वेशन हमने किए थे, जो फोर्स अप्लाई हो रहा था, ये फोर्स अप्लाई होने के बाद इस फोर्स का मोमेंट ले रहे थे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। उस मोमेंट का ये जो ये पर्टिकुलर दिस सेक्शन का बहुत सारा लेयर अगर होगा, उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये मोमेंट आएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा? एट द एंड। मतलब ये मोमेंट का वैल्यू डिपेंड करेगा y के ऊपर। मतलब y का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इस मोमेंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम कहाँ पर होगा? एट द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि इफ m is taken as maximum moment carrying capacity of the section, तो फिर ऑब्वियसली जो y का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो फिर m इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स इंटू सिग्मा परमिसिबल, जो परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो फाइबर है वो फाइबर एक्सट्रीम लेयर पर होना चाहिए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम सेक्शन। इसे हम कहते हैं आई बाई वाई मैक्स को जेड, पहले जो हमने बताया है। तो ये देखो कि ये जो एम इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। ये भी मतलब ये तो कांस्टेंट होगा बीम सेक्शन के लिए, तो वैरी कौन करेगा? z सेक्शन मॉड्यूलस, और सेक्शन मॉड्यूलस z इज इक्वल टू हमें पता है आई बाई वाई, वाई मैक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, z का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि z इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स। मतलब सोचो कि ये वाला जो एक क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर, ये न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पर हमने एक लेयर कंसीडर किए हैं। इस लेयर का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस y। तो फिर y मैक्स कहाँ पर होगा? y मैक्स इसी लेयर पर होगा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू है y मैक्स। अब बताओ z का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है y के साथ, मतलब z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y मैक्स। मतलब y का वैल्यू जितना दूर होगा, z का वैल्यू जो है उतना कम होगा। मतलब y मैक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर z का वैल्यू कमेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, क्लियर है? क्या बोल रहे हो रौनक सिंह? दिखाई नहीं दे रहे? अब देख लो, क्लियर है? रौनक सिंह क्लियर है? हाँ हाँ, अब बताओ, कमेंट पर बताओ क्लियर है कि नहीं। कमेंट पर बताओ क्लियर हुआ रौनक सिंह? ओके, चलो ठीक है। तो फिर हमें पता है, अब पता चल गया कि कोई भी बीम सेक्शन का जो डिजाइन होता है, तो फिर वो डिपेंड करता है जेड मतलब सेक्शन मॉड्यूलस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ कुछ नोट्स लिखा है वो हम रिपीट करते हैं, पढ़ते हैं। इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन आर डिफरेंट, मतलब क्या है? ये जो बीम सेक्शन है, इस बीम सेक्शन का सोचो कि ये वाला जो बीम सेक्शन है, हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर लोड पड़ रहा है, तो फिर इसका जो डिफॉर्मेशन इस टाइप का आएगा। तो फिर यहाँ पर एक मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा और यहाँ पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो फिर हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू और यहाँ पर जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू, इट मे बी डिफरेंट। दैट मीन्स अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जहां पर हो रहा है, उसका सिग्मा का वैल्यू और नीचे वाला लेयर पर जो सिग्मा का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है कोई भी बीम सेक्शन के लिए। वही यहाँ पर लिखे हैं, इफ परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन आर डिफरेंट, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इन टेंशन एंड कॉम्प्रेशन आर फाउंड सेपरेटली। ठीक है, मतलब जब ये डिफरेंट होगा तो फिर मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट फाउंड करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव टू द एक्सट्रीम फाइबर
and smallest one is taken as moment carrying capacity. ओके, मतलब कि यहाँ पर जो सिग्मा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा और यहाँ पर सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, इसमें से जो जिसका वैल्यू लेस देन आएगा, मतलब जिसका वैल्यू मतलब सिग्मा सी का वैल्यू अगर सिग्मा टी से, मतलब इसका वैल्यू सोचो कि 10 न्यूटन पर mm² है और इसका वैल्यू 15 न्यूटन पर mm² है, तो फिर हम टेक करेंगे सिग्मा सी का, मतलब लोएस्ट जो वैल्यू होगा उसे हम कंसिडर करेंगे एज मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। अगर टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा है और सिग्मा टी इज इक्वल टू 15 न्यूटन mm² एंड सिग्मा सी इज 20 न्यूटन पर mm², तो फिर हम कंसिडर करेंगे सिग्मा टी को। मतलब वी शुड टेक द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द परमिसिबल, सॉरी, it may be compressive bending stress or it may be tensile bending stress, which value is minimum, we consider this bending stress as maximum permissible or maximum allowable bending stress. ओके, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है? रिहान मलिक क्लियर, बाकी रौनक सिंह क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं। तो डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट जेड का वैल्यू होता है, ये तो हमें पता हो गया अभी। तो यहाँ पर देखो कुछ डिफरेंट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हमने कंसीडर किए हैं, उसका जेड का वैल्यू क्या हो रहा है। सोचो कि फर्स्ट जो पॉइंट है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये डेप्थ है, ये ब्रेथ है, और यहाँ पर सीजी है और वाई मैक्स ये है, या फिर यहाँ से यहाँ तक वाई मैक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक ही बात है। तो फिर हमें पता है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वाई मैक्स का वैल्यू क्या होगा, डी बाई 2 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डी बाई 2। तो फिर z इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस z इज इक्वल टू क्या होगा, आई बाई वाई मैक्स। तो फिर इसका वैल्यू आएगा, z का वैल्यू आएगा b²/6। ये है सेक्शन मॉड्यूलस का वैल्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये है रिजिड, मतलब पूरा का पूरा मटेरियल से भरा हुआ, ठीक है। और बी पॉइंट पर देखेंगे हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। हॉलो का मतलब बीच पे थोड़ा सा होल है, रेक्टेंगुलर होल है। सोचो कि ये वाला आउटर जो डेप्थ है कैपिटल डी और इनर जो डेप्थ है स्मॉल डी, आउटर जो ब्रेथ है कैपिटल बी और इनर जो ब्रेथ है ये स्मॉल बी। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन आई इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल बी डी क्यूब बाई 12 माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाई 12। मतलब दोनों अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बड़ा वाला से छोटा वाला का माइनस कर देंगे, तो फिर आएगा 1/12 विद इन थर्ड ब्रैकेट बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। और वाई मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, वाई मैक्स इज इक्वल टू, ये वाई मैक्स होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई मैक्स, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई मैक्स, मतलब क्या है कैपिटल टी बाई 2। तो फिर z का वैल्यू आएगा, z इज इक्वल टू सेक्शन मॉड्यूलस इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स, और z का वैल्यू आएगा 1/6d इंटू विद इन थर्ड ब्रैकेट कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब। ओके, इसी तरह से अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर रिजिड मतलब हॉलो नहीं, ठीक है, रिजिड सेक्शन है, उसका डायमीटर फाई डी है, तो फिर हमें पता है एक सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई डी टू द पावर 4/64, और वाई मैक्स क्या होगा डी बाई 2, मतलब डायमीटर का जो नीचे वाला पोर्शन सबसे एक्सट्रीम लेयर डी बाई 2 होगा। तो फिर z इज इक्वल टू पाई डी क्यूब बाई 32। ये हो गया सेक्शन मॉड्यूलस z का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अगर हॉलो सर्कुलर सेक्शन होगा, हॉलो सर्कुलर सेक्शन सोचो कि इसका आउटर डायमीटर कैपिटल डी और इनर डायमीटर स्मॉल डी, तो फिर
आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ये कैसे आया, बड़ा वाला सर्कल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा वाला सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। वाई मैक्स क्या है, कैपिटल डी बाई 2। तो फिर जेड मोमेंट ऑफ सॉरी सेक्शन मॉड्यूलस क्या है होगा, जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आएगा जेड इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी विद इन ब्रैकेट कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई सेक्शन का। आई सेक्शन का अगर क्या होगा, सोचो कि एक आई सेक्शन है जिसका इसका ब्रेथ है बी कैपिटल बी, और इसका टोटल डेप्थ होगा कैपिटल डी, और इसमें छोटा सा वेव है, इसका जो ब्रेथ होगा स्मॉल बी, और यहाँ का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, और इसका थिकनेस स्मॉल टी, और इसका थिकनेस स्मॉल टी। तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई ये होगा बड़ा वाला, इसे हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। बड़ा वाला रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी क्यूब बाई 12 माइनस, अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा ये वाला पोर्शन आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी, मतलब ये वाला पोर्शन आ गया ए टू को, ये मतलब ये वाला पोर्शन हम माइनस कर देते हैं इनटू डी। डी का वैल्यू क्या होगा, ये कैपिटल डी को अगर इस टी और इस टी मतलब 2t से माइनस कर देंगे कैपिटल डी से, तो फिर ये स्मॉल टी आ जाए, स्मॉल डी आ जाएगा। स्मॉल डी मतलब क्या है, कैपिटल डी माइनस 2t, यही डिस्टेंस होगा इसका क्यूब बाई 12। और आई वाई मैक्स का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल डी बाई 2, मतलब इस जगह पर कैपिटल डी बाई 2, ये क्या है वाई मैक्स। तो फिर इसका जो जेड का वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा जेड इज इक्वल टू विद इन थर्ड ब्रैकेट कैपिटल बी कैपिटल डी क्यूब माइनस विद इन फर्स्ट ब्रैकेट बी माइनस बी कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी इंटू विद इन ब्रैकेट कैपिटल डी माइनस 2t होल क्यूब बाई 60। ये हो गया सेक्शन मॉड्यूलस का वैल्यू ऑफ ए आई सेक्शन। क्लियर है। ये देखो हमें क्या पता है, ये देखो यहाँ पर एक बड़ा रेक्टेंगल, हम सोचो कि हम फिर से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए वाला आई सेक्शन है, ठीक है, ये जो आई सेक्शन है, ये वाला जो आई सेक्शन है, सोचो कि हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर हम इसे एक टोटल एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसे एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं, एक एक दोनों। तो फिर ये इसका वैल्यू क्या है कैपिटल बी, और इसका वैल्यू क्या है कैपिटल डी। तो फिर इसका बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका आई का वैल्यू क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12। अब इसका वैल्यू से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू माइनस कर देंगे तो फिर तो आई सेक्शन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये माइनस करते हैं, बी का वैल्यू क्या होगा, ये जो बी है इसमें से ये पोर्शन क्या है स्मॉल बी, तो फिर कैपिटल बी से स्मॉल बी माइनस करेंगे तो फिर ए प्लस ए आ जाएगा, कैपिटल बी से स्मॉल बी माइनस कर दिए तो फिर बी हो गया। अब डी क्या होगा, डी मतलब ये वाला डी, अब इसका थिकनेस तो हमें पता है टी, इसका थिकनेस टी, तो फिर स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल डी माइनस ये वाला टी प्लस ये वाला टी, तो फिर क्या होगा 2t।
तो फिर ये d माइनस 2t हमें पता है बी डी क्यूब बाई 12 होता है, इसी तरह से आया। ठीक है, कमेंट पर बताओ क्लियर हुआ। कौन बताया? राकेश। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ सबका? ओके। हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसे होमवर्क बोलेंगे, तुम लोग अपना घर पर इसका वैल्यू निकालोगे। हम हर एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे, बोलेंगे क्या क्या है, सिर्फ तुम लोग नोट डाउन कर लेना और उसका कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, उसका वैल्यू निकालेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क है, हम समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, ओके। एक पेन कॉपी ले लो, जो बोल रहे हैं नोट कर लो। देखो क्या बोल रहे, एक बीम ऑफ आई सेक्शन shown in figure below is simply supported over a span of 4 मीटर। ठीक है, मतलब एक बीम है, जो बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, मतलब ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका लेंथ क्या है, 4 मीटर। क्लियर? क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं, और इसका सेक्शन का है आई सेक्शन है। ठीक है, आई सेक्शन मतलब इस टाइप का, मतलब क्रॉस सेक्शन है आई, आई सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन आई होगा। ठीक है, इस टाइप का, और इसका वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये हम बाद में बोल रहे हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइंड द लोड दैट द बीम कैन कैरी पर मीटर लेंथ। इसका मतलब क्या है, लोड किस टाइप का होगा, कमेंट पर बताओ। क्या डिटरमाइन करने को बोल रहे हैं, डिटरमाइन द लोड दैट द बीम कैन कैरी पर मीटर लेंथ, मतलब ये कौन सा टाइप का लोड है, कमेंट पर बताओ। टाइप ऑफ लोड क्या होगा, जल्दी। अरे टाइप ऑफ लोड पर मीटर लेंथ पर क्या, कौन सा टाइप का लोड होता है, मतलब ये जो यहाँ पर जो बीम है, इस बीम का जो लोड होगा वो लोड पर मीटर लेंथ मतलब यूडीएल में आएगा। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू पर एल, पर मीटर लेंथ में। ठीक है, वो निकलना पड़ेगा, स्मॉल डब्ल्यू क्या है वो निकलना पड़ेगा। ठीक है, if the allowable stress in the beam is 30.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सिग्मा मैक्स का वैल्यू जो है 30.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये गिवन है। अब तुम्हें डिटरमाइन करना होगा ये स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पर जो गिवन है ये लिख लो, ये ड्रॉ कर लो, ये वाला जो सेक्शन है आई सेक्शन, ये ड्रॉ कर लो। इसका जो ब्रेथ होगा 60 mm, और ये इसका जो थिकनेस होगा 20 mm। नीचे वाला जो वेव है इसका थिकनेस है 20 mm, और वेव का लेंथ है 100 mm, और बॉटम फ्लेंज का ये है 100 mm, और इसका थिकनेस है 20 mm। ठीक है, लिख लिए सभी, सब लिख लिए, लिखा कि नहीं? আচ্ছা এবার দেখো, আমি তো বলে দিচ্ছি। हाँ देंगे देंगे, जरूर देंगे, इसका तो हम अपलोड कर देंगे। तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू निकालोगे और उसका नेक्स्ट क्लास में हमें बताओगे उसका आंसर क्या है। ठीक है,
तो ठीक है, देखो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो फिर इसमें हमें क्या निकलना पड़ेगा, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना पड़ेगा। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करके निकलना पड़ेगा। इसका CG निकलना पड़ेगा, y बार क्या होगा, ठीक है। और हर एक सेक्शन का 1 2 3 करके अलग अलग सेक्शन का एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 निकलना पड़ेगा, y1 y2 y3 निकलना पड़ेगा। ऐसे करके हर एक सेक्शन का 1 2 3 सेक्शन का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर सब एक साथ समेशन करेंगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, कैपिटल I निकल आएगा, ठीक है। ये I निकालोगे, I निकलने के बाद तुमको यहाँ पर देखना होगा कि देखो कि मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा मैक्स, वो क्या वैल्यू है 30.82 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और वाई मैक्स तुम्हें पता है d/2। इस हिसाब से तुमको फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन m/I इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाय वाई मैक्स, इसमें से m का वैल्यू निकलेगा, m का वैल्यू आ जाएगा, इसमें I का वैल्यू पुट कर देना, सिग्मा मैक्स का वैल्यू गिवन है, I का वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा, वाई मैक्स का वैल्यू तुम्हें पता है। वाई मैक्स क्या होगा, जो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन का टोटल कैपिटल D है, मतलब कैपिटल D/2 होगा वाई मैक्स। कैपिटल D का वैल्यू क्या है 20 प्लस 100 प्लस 20 मतलब 140, 140/2 कितना होगा 70। वाई मैक्स का वैल्यू यहाँ पर 70। इसी तरह से कैपिटल M मोमेंट ऑफ द बीम मतलब बेंडिंग मोमेंट निकल पाओगे, कैपिटल M का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन क्या होता है WL²/8। ये फॉर्मूला ये तुम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसमें पढ़ चुके हो, है कि नहीं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लोड UDL, ये फॉर्मूला तुम्हें सिंपली सपोर्टेड बीम का UDL का लोड का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्स M मैक्स जो होगा W(L²/8), ये फॉर्मूला तुमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करवा गया है, मतलब ये हो चुका है, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करोगे तो फिर M मैक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, L का वैल्यू पुट करोगे, तो फिर ये जो अननोन स्मॉल w है ये निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, पावर मतलब हो जाएगा ना, बोलो जिशन, हाँ रिहान, ठीक है। तो फिर इसका वैल्यू निकल जाना चाहिए। स्मॉल w का वैल्यू जो होगा 2.5 न्यूटन पर mm, ठीक है। ये तुम आंसर लिख लो और इसका आंसर खुद से मिला लेना। 2.5 न्यूटन पर mm स्मॉल w का वैल्यू का जो आंसर आएगा, ठीक है। ओके, कुछ बताओ। ओके, अच्छा तुम लोग आप कैमरा ऑन कर लो, सभी कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो। हाँ, अब बताओ सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हो जाएगा। ओके, ओके। अर्णव रॉय, रिहान, चंदना, राकेश, रौनक, सुमन, याम खत्री, सब बताओ, हो जाएगा ना। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके बताओ, कैमरा ऑन करके बताओ। कैमरा कहाँ है, कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक है, ठीक है, जो फिर ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि तुम ये आंसर कर पाओगे और इसका वैल्यू जो होगा 2.5 न्यूटन पर mm, ठीक है। तो फिर आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, टाइम भी हो गया। और इसका सुनो, पहले सुन लो और एक बात,
जो जो मटेरियल्स गूगल क्लास में दिया जा रहा है वो सब तुम अपनी नोटबुक जो है, तुमने बताया था ना एक नोटबुक बनाना, उसमें डीटो कॉपी कर लेना ठीक से। ठीक है। और उसका उसका रिवीजन भी कर लेना। ठीक है। ओके। अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो फिर बोलना। गूगल क्लासरूम में ये सब हम अपलोड कर देंगे, तुम जाकर रिवीजन भी कर लेना एक बार। ओके। ओके, चलो क्लास का टाइम भी खत्म हो गया। बाय। हाँ, थैंक यू।